नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में टला बड़ा आतंकी हमला। पुलवामा की तरह गाड़ी में रखी गई थी आईईडी। रक्षा बलों ने वक्त रहते किया डिफ्यूज। देश में नहीं रुक रही कोरोना की रफ्तार। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,58,000 के पार। जंगलों में लगी भीषण आग की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल। सीएम ने ट्वीट कर बताई सच्चाई। उत्तराखंड सरकार पर हाईकोर्ट की सख्ती। कोरोना टेस्ट क्षमता बढ़ाकर रिपोर्ट दे प्रदेश के लिए निर्देश। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा। बोर्ड को लेकर बीजेपी कांग्रेस में भी तीखे वार। बीजेपी ने कहा सबके हक बरकरार रहेंगे। और अगले 2 दिन ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी। अलकनंदा और सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सके। जनप्रतिनिधियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन लेने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए जिलाधिकारी बैंकर्स से समन्वय करें। और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य के उद्यमशील युवाओं और कोविड-19 के कारण उत्तराखंड वापस लौटे लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है और इससे कुशल और अकुशल दस्तकार, हस्तशिल्प और बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है और योजना के अंतर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की स्कीम। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का हुआ शुभारंभ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजना का किया शुभारंभ। सीएम ने कहा कि जन जन तक पहुंचे योजना की जानकारी। योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए, सभी को मिले योजना का लाभ। युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर। रिवर्स पलायन को मिलेगा बढ़ावा। प्रवासी और युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार का मौका। रोजगार के लिए परियोजनाओं पर मिलेगा ऋण। विनिर्माण में 25 और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक का मिलेगा ऋण। बेरोजगार युवा खुद के व्यवसाय के लिए होंगे प्रोत्साहित। मार्जिन मनी होगी अनुदान के रूप में समायोजित। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पात्रता की शर्तें एवं अर्हता। आवेदन की प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयन। ऑनलाइन और मैनुअल आवेदन कर सकते हैं आवेदक। लॉकडाउन के बाद देश में मजदूरों और गरीबों की बढ़ती दुर्दशा को लेकर एक बार फिर मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेरा है। काजी निजामुद्दीन ने लॉकडाउन के लगने के बाद जो मजदूर पैदल अपने घरों के लिए सड़कों पर निकले और भूख से मरने वाले मजदूरों पर दुख जताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर स्पीक अप इंडिया एक हमारी कैंपेन थी सोशल मीडिया पर, क्योंकि कांग्रेस एक गांधीवादी पार्टी है, नियम कानून मानने वाली पार्टी है। कोविड-19 के चलते हुए जो लॉकडाउन है उसका हम पालन करेंगे, तो हमने जनता के बीच में एक सोशल मीडिया के थ्रू एक आवाज़ उठाई, जिसमें कि ये माइग्रेंट लेबरर्स, मजदूर जो वापस आ रहे हैं, इनकी दुर्दशा पर
और जो आज की तारीख में आम आदमी की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह चरमरा गई है, उनकी आवाज़ उठाई हम लोगों ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां रह रहे प्रवासी मजदूर और कामगार लोग अपने परिवारों के साथ वापस अपने घर लौट रहे हैं। पुलिस प्रशासन इन प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था बनाकर उन्हें परमिशन देने के साथ ही देहरादून तक गाड़ी उपलब्ध करा रहा है। इसके बाद देहरादून से ये सब मजदूर ट्रेन से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को जाएंगे। आपको बता दें, डोईवाला कोतवाली परिसर से आज उत्तर प्रदेश के हरदोई और रायबरेली को 142 और अररिया बिहार को 55 मजदूर भेजे गए। तो वहीं केन्यू संवाददाता ने प्रवासी मजदूरों से खास बातचीत की और उनका हालचाल जाना। उत्तराखंड से प्रवासी जो मजदूर हैं या कामगार लोग हैं, उनका लगातार अपने घर वापस जाने का सिलसिला जारी है। आज भी डोईवाला से तमाम लोगों को भेजा जा रहा है। ये लोग रायबरेली के हैं और इसके अलावा हरदोई के हैं, कुछ लखनऊ के हैं। तो आज इनके चेहरे पर खुशी इस बात को लेकर है कि इन्हें 2 महीने के इंतजार के बाद घर जाने का मौका मिल रहा है। और क्योंकि काफ़ी समय से इन्हें सरकार की जहाँ परमिशन का इंतजार था, तो वहीं प्रशासन की व्यवस्थाओं का इंतजार भी इन्हें था। आज इन लोगों को परमिशन मिल गई है। बाकायदा पुलिस विभाग ने इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की है। इनसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? धर्मवीर सिंह चौहान। कहाँ के हैं सर? हम डोईवाला में रहते हैं। धर्मवीर, कितने दिन से इंतजार? जी सर, हमें 2.5 महीने से। सर तो आज गाड़ी मिल गई, खुश जी हैं? सर, बहुत खुश है सर। तो घर जाएंगे, कितने दिन रहेंगे वहाँ पे? सर जब ये लॉकडाउन खुलेगा तभी आएंगे सर। तो काम करना है उत्तराखंड में? जी सर, आओगे? करना है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई है दिक्कत आपको? नहीं है। खुश हो यहाँ जी के? सर, खुश है। खाना पीना आपको मिला? सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, धन्यवाद। तो ये लोग हैं जो कि खुश हैं सरकार के कामकाज से, क्योंकि लॉकडाउन में इनको कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई थी। तो इनके संग इनकी घरवाली भी है। आज घर जा रहे हो, खुशी है? कितने दिन से इंतजार था घर जाने का? इंतजार था कि मिलेगा जाने के लिए। तो घर के लोग परेशान थे, आप लोगों को पूछते थे कि कैसे हो? नहीं, कदम सही है। तो घर जा रहे हो, खुशी है? हाँ, खुशी है। चलो, तो 2 महीने लॉकडाउन के परेशानी थी यहाँ पर, नहीं, परेशानी नहीं थी। लेकिन घर जाने की चिंता थी। घर जाने की चिंता थी, काम अब नहीं चल रहा था। देखिए, काम नहीं चल रहा था, घर जाने की इनको चिंता थी, क्योंकि घर में परिवार कैसा होगा, इस चीज़ को लेकर भी ये लोग बड़े मायूस थे। चलिए, आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों को थैंक यू। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम उत्तराखंड सरकार और यहाँ के प्रशासन ने मिलकर इनकी व्यवस्था की है। आज ये लोग खुश इस बात को लेकर है कि अपने घर जा रहे हैं। और हालांकि इन्होंने वादा भी किया है कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद काम के सिलसिले में इनको वापस फिर से यहीं पर उत्तराखंड में आना पड़ेगा। राजकुमार बराल, के न्यूज़, डोईवाला। भैया, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में मंदिरों की रख रखाव के मद्देनजर बनाए गए 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित और पांड्य समाज में खासा गुस्सा है। और उनका कहना है कि तमिलनाडु और केरल की तरह उत्तराखंड सरकार भी मनशाबी मंदिरों का सरकारीकरण करने की है और इस पर अब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे पर हमलावर हो गई है। रिपोर्ट देखिए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा, चारों धामों के पंडा समाज में भी दिख रहा गुस्सा। बोर्ड को लेकर बीजेपी कांग्रेस में भी दिखे वार। बीजेपी ने कहा सबके हक बरकरार रहेंगे। देवस्थानम एक्ट पर हो पुनर्विचार, कांग्रेस। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में मंदिरों के रखरखाव के मद्देनजर बनाए गए 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज में खासा गुस्सा है और उनका कहना है कि तमिलनाडु और केरल की तरह से उत्तराखंड सरकार भी मनशाबी मंदिरों का सरकारीकरण करने की है। बता दें कि राज्य के 4 धामों सहित 51 मंदिरों की देखरेख के लिए राज्य सरकार ने फरवरी महीने में देवस्थानम एक्ट बनाया था। इसके बाद से ही एक्ट का विरोध हो रहा है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी नैनीताल हाईकोर्ट में देवस्थानम एक्ट के खिलाफ PIL भी दाखिल कर चुके हैं। हाईकोर्ट इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर चुका है। चारों धामों और अन्य मंदिरों के तीर्थ पुरोहित, पंडे, हकूकधारी लगातार इस एक्ट और बोर्ड का विरोध कर रहे हैं। अभी क्योंकि कुछ हो ही नहीं रखा है ना, मुख्यमंत्री जी या कोई भी जो इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, 6 विधायक हैं, 3 सांसद हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या उनके वो, हम तो पहले से यही कह रहे हैं कि हम इस देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ हैं, आगे भी खिलाफ रहेंगे। सरकार की मंशा केवल ये है कि उससे धन अर्जित होगा और सरकार उसको किस ढंग से अपने पास लेगी। अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपनी इनकम का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार के पास और रिसोर्सेज नहीं रह गए हैं और प्लानिंग नहीं रह गई है। सरकार का ध्यान मंदिरों पे चलेगा।
इनका कहना है कि बोर्ड बनाने का औचित्य समझ से बाहर है, क्योंकि इससे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति देख-रेख करती थी और यह समिति पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में होती थी। कोई गड़बड़ी समिति के कार्यकाल के दौरान नहीं हुई, तो बोर्ड बनाने का मतलब क्या है? इस मामले में बीजेपी का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार की मंशा साफ है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि सबके हक बरकरार रहेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कुछ लोग राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर मामले को तूल दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से बार बार कहा गया है, स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो हक हकूकदारी है, तीर्थ पुरोहित समाज है, उनके जो भी उनके अधिकार हैं उनको बरकरार रखा जाएगा। उनके साथ में कहीं छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके साथ सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। और इतने बार स्पष्ट होने के बावजूद अगर किसी के मन में किसी प्रकार की आशंका है तो उसके बावजूद सरकार के बातचीत के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के बेवजह में इस मामले को तूल दे रहे हैं। इधर कांग्रेस ने कहा कि सत्ता के नशे में मदमस्त होकर सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया है। तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां तक कहा कि सूबे में कांग्रेस की सरकार आएगी तो देवस्थानम एक्ट पर पुनर्विचार करेगी। देवस्थानम श्राइन बोर्ड का गठन किया, जिसका तीर्थ पुरोहित, वहाँ के आम जनमानस, तमाम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। और उस विरोध में कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। हमने सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी लगातार श्राइन बोर्ड के गठन का विरोध किया है और हमने तीर्थ पुरोहितों को, वहाँ के आम जनमानस को, हक हकूकधारियों को ये आश्वस्त किया है कि भविष्य में जब कभी भी उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित रूप से हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। बहरहाल देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद से लगातार तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा दिख रहा है। अब ऐसे में इस पर राज्य सरकार कोई विचार करेगी या कांग्रेस के सवालों का जवाब देगी, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ऋषिकेश धरासू हाईवे पर चंबा कस्बे में 440 मीटर लंबी टनल बनकर तैयार हो गई है, जिसके बाद चंबा के एक टनल को सफलतापूर्वक खोल दिया गया है। और यही नहीं, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टनल का उद्घाटन किया और टनल को खोलने की अनुमति भी दे दी है, जिसके बाद बीआरओ के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर वाहनों को टनल से गुजारा गया। और वहीं मौके पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इसे चारधाम यात्रा के लिहाज से बड़ा सफल प्रयास बताते हुए न सिर्फ सभी देशवासियों को बल्कि बीआरओ को भी बधाई दी। काम था, हालांकि ये टनल छोटी टनल है, बट ये चंबा टाउन के नीचे से टनल जा रही है और इसके पूरा टाउन इसके ऊपर है और 60 मीटर्स का इसमें ओवरबर्डन है और कई जगह स्टार्टिंग में तो ये 15 से 30 मीटर ही है। आप जैसे देख रहे हैं कि ऊपर घर कितने पास थे, तो घरों को बचाना, उनका डैमेज नहीं होना, और इसलिए बहुत स्पेशली साउथ पोर्टल से जो काम किया है वो बहुत स्लो किया है कि पहले जो 40-45 मीटर जो था वो बहुत ही केयरफुली काम किया गया ताकि हम सही ढंग से टनल के अंदर जा सकें। और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हजारों लोग न सिर्फ अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं बल्कि सैकड़ों की संख्या में भारतीय मूल के लोग विदेशों में भी फंसे हुए हैं। तो वहीं विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कवायद में जुटी हुई हैं। नेपाल से बनबसा होते हुए जो भारतीय हैं उनको लाया जा रहा है, तो टोटल नंबर 29 और 30 तारीख का 586 लोगों का है, जिसमें से 25 लोग उत्तराखंड के हैं, लगभग 168 लोग राजस्थान के हैं, लगभग 217 लोग महाराष्ट्र के और उसके बाद 72 लोग हरियाणा के।
ये लेटर हमारे पास MEA से आज ही प्राप्त हुआ है और उसके पश्चात इन सभी स्टेट्स से संपर्क करके समन्वय स्थापित करके उन लोगों को वापस अपने राज्य ले जाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बागेश्वर में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में जिला प्रशासन ने आज नेपाल मूल के 173 प्रवासी मजदूरों को 6 बसों के माध्यम से स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर में उनके घर रवाना किया और वहीं रवाना करने से पहले सभी मजदूरों का स्थानीय डिग्री कॉलेज परिसर में विधिवत रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और चाय नाश्ता उपलब्ध कराने के उपरांत उन्हें घर के लिए भेज दिया गया। साथ ही इन मजदूरों को घर जाने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में पूरी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि अब तक 494 नेपाली मूल के प्रवासी मजदूरों को और जनपद में कार्य कर रहे विभिन्न राज्यों के 928 व्यक्तियों को उनके घरों के लिए जिला प्रशासन द्वारा रवाना किया गया है। इस अवसर पर जिला उप जिलाधिकारी बागेश्वर राकेश चंद्र तिवारी, इंसिडेंट कमांडर KA जॉन, नोडल अधिकारी अनिल चौधरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण की वैश्विक महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन का असर अब नैनीताल के पहाड़ी स्वादिष्ट और सेहत से भरपूर फलों के विक्रेताओं के साथ साथ काश्तकारों पर भी पड़ने लगा है। गर्मियों के मौसम में फलों का स्वाद सभी को खूब भाता है। ऐसे में स्वादिष्ट और रसीले पहाड़ी फल लोगों का जायका बढ़ाने के साथ सेहत की दृष्टि से भी फायदेमंद है। लेकिन नैनीताल के फल पट्टी कहे जाने वाले क्षेत्र के काश्तकारों सहित फल व्यवसाय और मंडी से जुड़े लोगों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। नैनीताल के भवाली में फल मंडी से ही मई जून के माह में लाखों रुपए से आड़ू, खुमानी, पूलम और काफल देश के विभिन्न राज्यों में सप्लाई किए जाते थे, तो वहीं भवाली में भी बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक भी अपने साथ जमकर पहाड़ी फलों की खरीदारी किया करते थे। इससे साल भर इनकी रोजी रोटी चलती थी, लेकिन साल भर हार्ड तोल मेहनत करने के बाद फल बेचकर अपनी 2 जून की रोटी की जुगाड़ करने वाले काश्तकार और फल व्यवसाय से जुड़े लोगों के सामने फलों के उचित दाम व खरीदार न मिलने से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। फल अभी तो कहाँ बिक रहा, पिछले लॉकडाउन की वजह से तो सारा अस्त व्यस्त ही है, फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा। फल तो है थोड़ा बहुत, और थोड़ा तो बोले दृष्टि से ख़त्म हो गया था। और अभी आप जितनी बाजार मार्केट में बिक्री पहले थी वो बिल्कुल भी शून्य है। नागे बराबर फल आ रहा है और काश्तकारों को भी परेशानी है और हमें भी परेशानी है। माल आएगा, सप्लाई होगा, टूरिस्ट भी है बाहर का, तो उससे सप्लाई हो नहीं पाएगी। सारे दुकानदार ऐसे ही बैठे हुए हैं। लालकोट नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बताया कि कोरोना काल में लागू लॉकडाउन के बीच नैनीताल दुग्ध उत्पादनों की सप्लाई निरंतर जारी रही। इसी बीच लगभग 18% की दुग्ध उत्पादकों में कमी आई है, जो ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बेरोजगारों एवं लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने स्वरोजगार योजना के तहत विशेष योजना तैयार की है, जो स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश भर में लगभग 500 नई मिल्क पार्लर इकाइयां को खोलेगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि नैनीताल दुग्ध संघ को 50 नई मिल्क पार्लर खोले जाने के लक्ष्य दिया गया है, जिसको पूरा करने की तैयारी की जा रही है। महत्वाकांक्षी योजना और जिसके दीर्घकालिक परिणाम आएंगे, ऐसी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 जानवर और 5 जानवर की यूनिटें हम अपने जनपद में लगाएं। और उसके लिए सरकार ने जो 3 जानवर की यूनिट है उसके लिए 2,46,500 रुपये और 5 जानवर की यूनिट के लिए 4,07,250 रुपये का प्रोजेक्ट तैयार किया है, और जिसमें राज्य सरकार NCDC के माध्यम से 25% अनुदान उन दुग्ध पालकों को देगी। राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये बीते जमाने की बात रह गई है, क्योंकि ना ही अब राम की गंगा मैली है और ना ही ये गीत मौजूदा गंगा के हालातों पर फिट बैठता है। जी हाँ, कोरोना ने भले ही देश को मुसीबत में डाल दिया हो, लेकिन गंगा की माने तो इस लॉकडाउन ने फिर से जीवन दान दे दिया है। रिपोर्ट देखिए।
कोरोना महामारी भले ही लोगों के लिए अभिशाप बन गई हो, लेकिन इसकी बीमारी की रोकथाम के लिए देश में जो लॉकडाउन लगाया गया वो पर्यावरण के लिए वरदान साबित हुआ। एक तरफ जहां शहरों की आबोहवा शुद्ध हुई, वहीं नदियों की सेहत में भी काफी सुधार हुआ है। इसका एक नया नमूना गंगा जल में देखा जा सकता है। जिस मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार की सारी कोशिशें फेल हो गई थी, उसे 1.5 महीने के लॉकडाउन ने कर दिखाया है। लॉकडाउन में गंगा के पानी की गुणवत्ता बेहतर और शीशे की तरह साफ हो गई है। गौमुख से लेकर गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर का सफर। इस सफर में कई राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए एक जीवनदायिनी का गंगा सागर में मिल जाना, ये है कुदरत का एक अद्भुत नजारा। कुदरत से मिली इस अनमोल सौगात का नाम है माँ गंगा। माँ गंगा युगों युगों से मानव जाति का उत्थान करती आई है। यही नहीं, खेत खलियानों को सींचने के साथ साथ इंसानों के पाप तक धोती है माँ गंगा। पर्वतों से निकलकर गंगा का पहला मैदानी पड़ाव होता है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद सबसे बड़ा दूसरा पड़ाव धर्म नगरी हरिद्वार, जहाँ हर की पौड़ी और तमाम घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। स्थानीय खैर हरिद्वार है ये। आज पहली बार मेरे को माँ गंगा का इतना साफ स्वरूप देखने को मिल रहा है। कभी आज तक इतनी स्वच्छ निर्मल नहीं देखी। ये लॉकडाउन के चलते कितना माँ गंगा अपने पुराने स्वरूप में वापस लौटती हुई आ रही है। पहले किस तरीके से आपने भी देखा होगा गंगा मैया किस तरीके से दूषित जल चल रहा था, आज आचमन करने योग्य भी है, साफ सुथरा है। आप इसकी निर्मलता भी इससे देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। गंगा मैया के अंदर जो बीच में पत्थर वगैरह है वो सब आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड और तमाम गंगा घाट जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते आज तमाम घाट सुनसान हो गए हैं। मगर इस सूनेपन में गंगा ने खुद को संवार लिया है। अब जो बहता जल इतना साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है कि कभी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश में लगातार जो है गंगा की मॉनिटरिंग की जाती है। अगर हम मार्च के महीने के डेटा से कंपेयर करें कि मार्च में गंगा की क्या गुणवत्ता थी, गंगा के पानी की, और अब लॉकडाउन के टाइम पर क्या स्थिति है, तो हमें अगर मैं पर्टिकुलरली हर की पौड़ी की बात करूं, हर की पौड़ी में एक बीओडी एक टर्म होता है जो पोल्यूशन का लेवल दिखाता है, उसकी मात्रा में 20% की कमी पाई गई। इस स्वच्छता के पीछे गंगा के घाटों पर इंसानों का ना आना, फैक्ट्रियों का बंद होना, मंदिरों, आश्रम, होटल्स का बंद होना भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। उधर गंगा से जीवन यापन करने वाले तमाम लोगों के साथ गंगा सभा तीर्थ पुरोहित समाज भी गंगा के स्वरूप को देखकर काफी खुश है। उनका मानना है कि गंगा का इस तरह का स्वरूप आज तक पहले कभी नहीं देखा है। तो भाग्य का विषय है। जिस गंगा की कल्पना सतयुग के समय पे की गई थी, मुझे लगता है कि वो गंगा का स्वरूप, उज्जवल स्वरूप जो गंगा का वर्तमान में दिख रहा है, जितनी उसको देखने मात्र से ही खुशी हम लोगों को मिलती है, मुझे लगता है कि जो हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु हैं या जो गंगा के प्रति मोक्ष और आस्था की भावना रखते हैं, वो लोग जिस प्रकार की गंगा की कामना करके आते हैं और गंगा उस स्वरूप में उस समय नहीं मिलती है, वो कहीं ना कहीं दुख होता है। देखिए, गंगा एक अलौकिक शक्ति है। लौकिक शक्ति उसका स्पर्श ही नहीं कर सकती। अंतर क्या है कि गंगा के जल की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। गंगा तो अपवित्र को भी पवित्र करती है कि अगर सैकड़ों योजन दूर भी व्यक्ति घर में बैठा हुआ अंतःकरण में गंगा का प्रादुर्भाव हो, तो वही जो स्नान का फल प्राप्त होता है जीव को, वही फल प्राप्त होता है। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक बहती गंगा 2500 किलोमीटर की दूरी में 29 बड़े शहर, 48 कस्बे, 23 बड़े छोटे शहर के बीच से निकलती गंगा में औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी, साथ ही गंगा घाटों किनारों पर जनता की ओर से डाला जाने वाला कचरा गंगा प्रदूषण का बड़ा कारण रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब इंसान अपनी खुदगर्जी से बाज नहीं आता, तो कुदरत खुद ही अपने स्वरूप को बरकरार रखने के लिए बड़े फैसले लेती है, जो कि इस लॉकडाउन के कारण हो गया है। देहरादून से के न्यूज के लिए विशेष संवाददाता राजेश वर्मा की रिपोर्ट।
तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सुबह बोलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का